कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन के आज के कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सिमडेगा में होगा ग्रास कॉर्प प्रजाति के मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन। बीएयू में खरीफ अनुसंधान परिषद की 34वीं बैठक संपन्न। टमाटर की मुरझा रोगरोधी किस्मों में लगाएं स्वर्ण संपदा। और अब समाचार विस्तार से। मत्स्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित जलाशय मत्स्य विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 में सिमडेगा जिला के चयनित जलाशयों में जलीय पौधों के बायोलॉजिकल नियंत्रण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत ग्रास कॉर्प मछली अंगुलिकाओं का संचयन किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है समेकित मात्स्यिकी को बढ़ावा देना। इस कार्य के लिए इच्छुक स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादक या प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादक ग्रास कॉर्प मछली अंगुलिकाओं की आपूर्ति के लिए सिमडेगा मत्स्य प्रक्षेत्र कार्यालय में 25 जून तक आवेदन दे सकते हैं। पिछले दिनों बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में खरीफ अनुसंधान परिषद की 34वीं बैठक संपन्न हुई। 2 दिवसीय इस बैठक में बीएयू के कुलपति डॉक्टर एमपी पांडे सहित कई कृषि वैज्ञानिकों ने खरीफ फसलों की बेहतरी के संबंध में अपने विचार रखे। डॉक्टर पांडे ने कहा कि कृषि वैज्ञानिक पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों के बीच जाएं और उन्हें नई कृषि तकनीकों की जानकारी दें। इस अवसर पर डॉक्टर एससी चोपड़ा, डॉक्टर बीएस राणा, डॉक्टर आरपी सिंह रतन, स्वामी शशांकानंद और डॉक्टर डीके सिंह द्रोण ने भी अपने विचार रखे। आम धारणा है कि जिन सब्जी फसलों की खेती 20 से 25 डिग्री तापमान वाले मौसम में की जाती है, उसकी खेती इस मौसम में नहीं की जा सकती। लेकिन कृषि वैज्ञानिकों का मत है कि इस मौसम में भी मवेशियों के छायादार निवास स्थान में इनकी सफल खेती हो सकती है। प्रतिकूल मौसम में भी सब्जियों की खेती के नित्य नए अनुसंधान किए जा रहे हैं। सब्जियों की कई ऐसी फसलें हैं जिनकी खेती 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले मौसम में ही की जा सकती थी, लेकिन अब कुछ आवश्यक शर्तों के साथ दूसरे मौसम में भी इनकी खेती की जा सकती है। किसान भाइयों, आपसे ये अनुरोध की जाती है कि आप जो पशु रखने का जगह है और अगर उसमें पशु नहीं है, छायादार जगह है, तो उसमें भी बेमौसमी सब्जी उगा सकते हैं और अच्छी फसल आप उससे पा सकते हैं। और इससे क्या आप जो 40-44 तापमान में आप 20 तापमान 25 तापमान की भी सब्जियों को लगा करके उगा सकते हैं। राज्य के जो किसान बरसात में सब्जी फसल टमाटर की खेती करना चाहते हैं और अपनी फसल से अच्छी उपज प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। किसान भाइयों, अगर आप अभी बरसात में टमाटर की खेती करने जा रहे हैं तो मुरझा रोगरोधी किस्मों का प्रयोग करें। उसमें जो हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू द्वारा जो है 2 संकर किस्में विकसित की गई है, स्वर्ण संपदा और स्वर्ण विजया, जिसका कि बीज उपलब्ध है। 10 ग्राम बीज का जो है 240 रुपया है और वो बाज़ार में आपको नहीं मिलेगा, अनुसंधान केंद्र पलांडू में ही मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप देसी किस्म करने के लिए सोचे हैं तो उसमें भी मुरझा रोगरोधी 2 किस्में हैं, स्वर्ण लालिमा और अर्का हवा, जिसका बीज जो है पलांडू केंद्र पर उपलब्ध है। जो किसान अपने खेत की पहली गहरी जुताई करना चाहते हैं, वो इस काम के लिए मोल्ड बोर्ड हल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 10 सेंटीमीटर चौड़ा फाल लगा होता है। इसकी कार्य क्षमता 40 से 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी मेहनत से अर्जित कामयाबी आज दूसरे किसानों के लिए प्रेरणादायी कहानी बन गई है। आज हमारे साथ जो किसान हैं, ये परिश्रम के साथ साथ खेती में सूझबूझ और अनुभव का भी सहारा लेते हैं। अनाज वर्गीय फसल हो या सब्जी फसल, दोनों की खेती में बिना देर किए सभी कार्यों को एक निश्चित अवधि में पूरा करते हैं। मेहनत, अनुभव और समय की पाबंदी, यही इनकी कामयाबी का मूल मंत्र है। परिवार में 5 परिवार हैं। उसके बाद 1 एकड़ में हम जब खेती लगाए हैं तो हम खेती ही से ही आर्थिक हैं और इसी खेती के कारण ही मेरे साथ पल बच्चे को पढ़ा रहे हैं और
अपना इसी से गुजर बसर कर रहे हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2350 रुपए से 2450 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3450 रुपए से 3600 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1800 रुपए, चना 3300 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6500 रुपए, दाल मसूर 4800 रुपए से 5100 रुपए, दाल चना 4000 रुपए से 4200 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 1200 रुपए से 1400 रुपए और प्याज 1100 रुपए से 1300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद एक बार फिर से सब किसान भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आप लोग देखें मंडी का भाव, मौसम का मिजाज और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबरें और जानकारी। आगे हम आपके लिए ढेर सारी जानकारी लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई मंगरा, आप जानकारियों का सिलसिला शुरू करें। हमारे किसान भाई बहन बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई किसान भाई बहन। देखिए, अभी खरीफ का मौसम आ रहा है, बरसात शुरू होने वाला है और इस मौसम में हम एक बहुत अहम फसल है मक्का। तो मक्का की जो हम लोग खेती करेंगे तो उसके लिए खेत की तैयारी कैसे करें और उसका वो प्रभेद और चुनाव कैसे करें। माने प्रभेद का चुनाव, जो अलग अलग किस्में हैं अच्छी उत्पादन लेने के लिए, अच्छी उपज लेने के लिए हमें जो प्रभेद का चुनाव करना है, इस विषय पर हमारे कृषि विशेषज्ञ हमें क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए हम लोग देखते हैं। किसान भाइयों, आज के अंक में हम आपको खरीफ मक्का की खेती में खेत की तैयारी एवं प्रभेद के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। इसके लिए विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर CS सिंह सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि हमारे झारखंड प्रदेश में खरीफ मक्का किस तरह से उपयोगी है? किसान भाई, चूँकि झारखंड राज्य में यहाँ की जलवायु ऐसी है कि किसान यहाँ पे तीनों सीज़न में, तीनों मौसम में मक्का ले सकते हैं। रबी मक्का
अगर किसान भाई ले रहे हैं या ग्रीष्मकालीन मक्का लेने पे किसान भाइयों को पैदावार अधिक मिलेगी, लेकिन उसके लिए सिंचाई की सुविधा होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि झारखंड में 90% भूमि ऐसी है जहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो किसान भाई किसान जितने भी हैं किसान भाई वो चाहते हुए भी रबी और ग्रीष्मकालीन मक्का की खेती नहीं कर पाते हैं। ऐसे में किसान भाई अगर खरीफ मक्का की खेती करते हैं, खासकर ऊपरी भूमि और मध्यम भूमि में जिसमें खेती किया जाता है, ऊपरी भूमि में किसान भाई धान लगाते हैं और धान से उनको उचित आमदनी प्राप्त नहीं होती है। तो उस ऊपरी भूमि में अगर वो मक्का की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे और अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकेंगे। किसान भाइयों को डॉक्टर साहब ये बताइए कि खरीफ मक्का की जो वो खेती करेंगे उसमें खेत की तैयारी किस तरह से करें किसान? तो किसान भाइयों को चाहिए कि खेत को इस समय एक बार जोताई करके छोड़ देना चाहिए। उससे क्या होगा कि जितने भी मृदा जनित रोग और उसके अंदर कीट हैं उनका नाश होगा। जो खरपतवार हैं वो भी जल के ख़त्म हो जाएंगे तथा खरपतवार से मुक्त तथा मृदा जनित रोगों से उनकी फसल को सुरक्षा मिलेगी। इसके बाद किसान भाइयों को चाहिए कि खेत की जब उनको लगाना है मानसून आने से करीब 15 दिन पहले ही खेत की अच्छी तरह से जुताई करके उसमें उनको चाहिए कि खाद की 5 से 10 टन कंपोस्ट की मात्रा या सड़ी गोबर की खाद जो भी उनके पास हो उसको अच्छी तरह से खेत में उसको मिला देना चाहिए। बुआई करते समय किसान भाइयों को ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि चूँकि मक्का ऊपरी भूमि में किसान भाई लगाते हैं तो उस भूमि में जो पीएच का मान है वो बहुत कम रहता है, एसिडिक सॉइल रहती है। तो उसमें अगर किसान भाई मक्के की या किसी भी फसल की अगर खेती कर रहे हैं तो उसमें जितने भी पोषक तत्व मृदा के अंदर है वो पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो ऊपरी भूमि में अगर किसान भाई मक्का की खेती कर रहे हैं तो उनको ज़रूर से ज़रूर 3 क्विंटल लाइम चूने का प्रयोग करना चाहिए। जिस समय वो क्यारी खोल रहे हैं तो उस समय क्यारी खोलते समय उनको 3 क्विंटल लाइम का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि खरीफ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी बरसता है। कभी कभी तो 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा पानी लगातार बरसता रह जाता है। उसमें क्या होता है कि मक्का के खेतों में जल जमाव की संभावना हो जाती है। मक्का जितना ज़्यादा पानी के लिए सेंसिटिव है, अगर उसको पानी न मिले तो उसमें भी उसका उत्पादन घटता है। और अगर जल जमाव 24 से 48 घंटे तक अगर पेड़ के पास इकट्ठा हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन में गिरावट आती है। तो किसान भाई जब जिस समय खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो चारों ओर खेत के ड्रेनेज चैनल निकाल दें ताकि जो भी अगर अधिक पानी बरस रहा है तो वो ड्रेनेज चैनल से होते हुए खेत से बाहर निकल जाए तथा खेत में जल जमाव की संभावना न रहे। इसलिए किसान भाइयों को जब वो खेत की तैयारी कर रहे हैं तो ड्रेनेज चैनल बना लें और 2 बार, एक बार गहरी जुताई करते हुए 2 हल्की जुताई करके खेत को पाटा मार के वो तैयार कर सकते हैं। खेत की मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए तथा पीएच मान का ध्यान रखना चाहिए कि पीएच मान हमेशा न्यूट्रल की तरफ 7 की तरफ रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व मक्के को उपलब्ध हो सके तथा उनको अच्छी आमदनी उससे प्राप्त हो सकती है। जी डॉक्टर साहब ये बताइए किसान भाइयों को कि खरीफ मक्का की खेती में जो खेत की तैयारी वो करेंगे उसमें खाद एवं उर्वरक का क्या महत्व होगा, उसका किस तरह से प्रयोग करेंगे किसान भाई और कितनी मात्रा होनी चाहिए? जैसा कि मैंने बताया कि अगर सड़ी गोबर की खाद या किसान भाई कंपोस्ट जो अपने घर में ही वो बनाते हैं अगर वो 5 से 10 टन खेत में प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें देखा गया है कि मक्के की पैदावार में बढ़ोतरी होती है क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट उनको मिलते हैं तथा मिट्टी की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होती है। उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसका मिट्टी का जो पानी रोकने की क्षमता है वो बढ़ोतरी होती है और उसका जिसके कारण मक्के की शुरुआती बढ़ोतरी बहुत अच्छी होती है। तो 5 से 10 टन उनको कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। साथ में मक्का चूँकि बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों को ग्रहण करता है इसलिए किसान भाई अगर हाइब्रिड किस्म का प्रयोग कर रहे हैं तो किसान भाइयों को चाहिए कि 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर तथा 40 किलोग्राम पोटास का वो प्रयोग करें। अगर किसान भाई कंपोजिट किस्म लगा रहे हैं तो उनको 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर तथा 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी स्फूर तथा पोटास की मात्रा है वो उनको बुआई के समय डाल देनी चाहिए तथा नत्रजन की मात्रा को 3 भागों में बांटकर पहला भाग उनको बुआई के समय डालना चाहिए, दूसरा भाग उनको जब पौधा घुटने के आकार का पहुँच रहा है उस समय उनको प्रयोग करना चाहिए तथा तीसरा भाग उनको जब पौधा नरमंजरी की अवस्था में पहुंचता है उस समय प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि इन तीनों अवस्था पे अगर वो नत्रजन का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि नत्रजन बहुत ज़्यादा
जो अगर बरसात हो रही है तो उससे लीचिंग लॉस या वोल्टिलाइजेशन लॉस उसका बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण नाइट्रोजन जो हम डाल रहे हैं वो पूरी मात्रा में पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो 3 भाग में करके डालते हैं तो पौधे उसके ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाते हैं। और इन अवस्थाओं पे पौधे को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो पौधों को पूरी मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है, उनकी बढ़ोतरी अच्छी होती है और पौधों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। जी डॉक्टर साहब, आगे ये बताइए किसान भाइयों को कि खरीफ मक्का की जो खेत की तैयारी करेंगे, इसमें प्रभेद किस तरह से कर पाएंगे वो? किसान भाइयों को चाहिए कि प्रभेद के चुनाव में वो सावधानी बरतें। सबसे पहले किसान भाइयों को चाहिए कि वो सर्टिफाइड सीड का प्रयोग करें। जो भी बीज वो प्रयोग कर रहे हैं वो सर्टिफाइड हो, ताकि किसान भाइयों को अच्छा से आमदनी प्राप्त हो सके। तो अगर वो हाइब्रिड किस्म का प्रयोग करना चाहते हैं तो किसान भाइयों को चाहिए कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा HQPM1 जो क्वालिटी प्रोटीन मक्का है, इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो दूसरे मक्का की तुलना में ज़्यादा होती है। तो किसान भाई HQPM1 का प्रयोग कर सकते हैं। यह वैरायटी करनाल द्वारा निकाली गई है तथा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय इसको अनुमोदित करता है कि किसान भाई इसको लगा सकते हैं। अगर वो बाज़ार से कोई किस्म लेना चाहते हैं तो उनको Pro 311 बायो 9681 भी किस्म है, जिसका वो बाज़ार से वो प्रयोग कर सकते हैं हाइब्रिड में। अगर वो कंपोजिट किस्म लगाना चाहते हैं तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया स्वान किस्म है। अगर कम अवधि के देखा जाए तो बिरसा विकास मक्का 2, बिरसा मक्का 1, ये सब कुछ किस्में हैं जिनका किसान भाई प्रयोग करके अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि बाज़ार में रासायनिक तत्व उपलब्ध है, जैसे एट्राजीन नामक केमिकल उपलब्ध है। एट्राजीन का वो प्रयोग अपने मक्का के खेत में करें। जब वो बुआई कर रहे हैं, बुआई के 1 से 2 दिन के बाद किसान भाइयों को एट्राजीन 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उनको खेत में पूरा छिड़काव कर देना चाहिए। जिस समय छिड़काव करें वो ध्यान में रखें कि खेत में हल्की नमी हो, ताकि उसका पूरा प्रभाव पड़ सके। अगर वो एट्राजीन का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे सारे खरपतवार से उनको 30 से 40 दिन तक निजात मिल जाएगी, पौधे की बढ़ोतरी अच्छी होगी। अगर वो अपने धान के खेत में भी चले जाते हैं तब भी उनको मक्का से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। हम आशा करते हैं आप इन जानकारियों से लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। देखिए कितना बढ़िया जानकारी दी है। जानकारी तो वाकई हमारे जो डॉक्टर साहब हैं चंद्रशेखर सिंह ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि मक्का की खेती करना है तो खेत की तैयारी कैसे करें और कौन कौन से प्रभेदों का चुनाव करें। तो भाई जानकारियों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। जी हाँ, तो सिलसिला जारी रहे, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। लेकिन विराम में हम देखेंगे जल के ऊपर ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश। टपक टप टप टपक टप टप टपक टप टप टपक टप टपक टप टप टपक टप टपक टप टप टपक टप। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और, वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब समझ में आया टपक टप टप। और अब बताइए, अब क्या आप बताने जा रही हैं किसानों को? आज हम अपने किसान भाई बहनों को ICAR पलांडू, जिनके बारे में हमारे किसान भाई बहन भी सुने होंगे क्या? वहाँ जाते हैं भाई, वहाँ प्रशिक्षण लेते हैं, वहाँ से किस्में लाते हैं, वहाँ सीखते हैं और बहुत अपनी खेती की तरक्की के लिए काम करते हैं। तो ये जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो क्षेत्रीय कार्यालय पलांडू में स्थित है, ये किस तरह से काम करता है किसानों की उन्नति के लिए, खेती की उन्नति के लिए? क्या क्या इनकी कार्य योजनाएं हैं, क्या इसकी कार्यप्रणाली है, क्या काम करने का तरीका है, कौन कौन से काम करते हैं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर AK सिंह जी। आइए देखते हैं। हम जैसा कि आप जानते हैं कि हाज प्लांडो में है और आज हमारे साथ है प्रमुख और प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह, जो हमें बताएंगे कि इस केंद्र के द्वारा किस तरीके के जो हैं सुविधाएं हमारे किसानों भाइयों को मुहैया कराई जाती हैं।
और ये खासकर जो ये संस्थान है वो किस तरीके से हमारे किसानों को किस तरीके से क्या क्या सुविधाएं प्रदान करता है उसके बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे। साहब, जैसे अभी मैंने चर्चा की कि ये केंद्र खासकर ये संस्था जो है वो किस तरीके से जो है काम करता है और हमारे किसानों को जो सुविधाएं मुहैया कराता है उसके बारे में विशेष तरीके से बताएं। देखिए, हम जहाँ हमारा केंद्र जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक अनुसंधान केंद्र है जिसका कि मुख्यालय पटना में है। हम लोग यहाँ के इस केंद्र की स्थापना मुख्य रूप से इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि हमारे जो खासतौर से पूर्वी क्षेत्र की जलवायु है, खासतौर से हमारे झारखंड प्रदेश में जिस समय इसकी स्थापना 1979 में हुई थी, उस समय देखिए यहाँ की जलवायु बागवानी फसलों के लिए बहुत ही अनुकूल थी। इन्हीं सब बात को देख करके बागवानी फसलों में जिनमें मुख्य रूप से आपका फलदार सारे पौधे आते हैं, सब्जियां आती हैं, फूल आते हैं, इन्हीं सब के ऊपर अनुसंधान और प्रसार कार्य करने के लिए इस केंद्र की स्थापना हुई थी। और पिछले 30-35 वर्षों में इसके यह केंद्र इस क्षेत्र में बहुत ही ख्याति प्राप्त किया और किसानों के लिए बहुत सारी लाभकारी तकनीकी को दिया है जिससे कि उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सका है। डॉक्टर साहब, हम अब बात करेंगे योजनाओं की। तो ये संस्थाएं की जो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे हमारे किसान भाई उसके फ़ायदा उठाते हैं और इससे लाभ भी कमाते हैं हमारे किसान भाई? हम लोग की मुख्य शोध कार्यक्रम यहाँ पे है। मुख्य रूप से पहले तो हम लोग उन्नत किस्मों का विकास पे काफ़ी हम लोग समय दिए यहाँ पे, जिसके कि फलस्वरूप सब्जियों की 45 उन्नत किस्मों का विकास हुआ है। इसमें सामान्य किस्में भी हैं और संकर किस्में भी हैं। अगर हम संकर किस्मों की बात करें तो टमाटर और बैगन जो कि एक प्रमुख सब्जी की फसल हमारे प्रदेश की हैं, और यहाँ पे जो कि मिट्टी अम्लीय है इसकी वजह से जीवाणु मुरझा रोग बहुत आता है। उन किस्मों से लड़ने के लिए हम लोगों ने रोग रोधी किस्मों का विकास यहाँ पे किया। जो भी किसान भाई अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो टमाटर में अगर संकर की बात करते हैं हम लोग तो स्वर्ण संपदा और स्वर्ण विजया बहुत ही अच्छी किस्में हैं जिनकी खेती किसान भाई करते हैं। और वर्षा ऋतु में तो अर्का आभा बहुत समय से हम लोगों ने किसानों को दिया है और अर्का आभा की खेती एक पुरानी सामान्य किस्म है। इसकी खेती करके किसान भाई बहुत से बरसात के मौसम में टमाटर से बहुत अच्छा मुनाफा कमाए हैं। लेकिन क्योंकि ये किस्म काफ़ी पुरानी हो गई थी और इन्हीं बात को रख के रखा और संकर किस्मों की तरफ किसानों का रुझान बढ़ रहा था, इन्हीं बातों को ध्यान में रख के हम लोगों ने स्वर्ण संपदा और स्वर्ण विजया 2 किस्में विकसित की हैं। स्वर्ण संपदा किस्म का बीज भी अभी बहुतायत से हमारे पास उपलब्ध है और किसान भाई यहाँ लेकर के बरसात के मौसम में भी संकर टमाटर स्वर्ण संपदा की खेती कर सकते हैं। अब बात आती है संरक्षित खेती की बात, हम थोड़ा इसमें किसान भाइयों से करना चाहेंगे। अभी बहुत सारी योजनाएं सरकार की आ रही हैं कि प्लास्टिक के घर का निर्माण किया जा रहा है। प्राकृतिक रूप से हवादार प्लास्टिक के घरों में किस तरह से हम टमाटर की उपजाऊ खेती कर सकें, खीरे की खेती कर सकें, शिमला मिर्च की खेती कर सकें, इन्हीं बात पे रख के हम लोगों ने अनुसंधान और खोज किया है। और अभी थोड़े दिन पहले ही हम लोगों ने प्लास्टिक के घर में खेती करने के लिए स्वर्ण अनमोल नाम का एक संकर किस्म को विकसित किया है जो कि किसान भाइयों के खेत में भी परीक्षण उसका हुआ है। तो जो भी किसान भाई आने वाले समय में 15 अगस्त के या 15 सितंबर के बीच में रोपाई करना चाहेंगे, प्लास्टिक के घर उनके पास हैं और प्राकृतिक रूप से हवादार उसमें हम लोग मच्छरदानी का नेट लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें नियंत्रित नहीं रहती हैं। लेकिन जब तापक्रम बढ़ता है तो नेट को हम खूब ऊपर उसको उठा देते हैं प्लास्टिक को और हवा क्रॉस होती है तो उससे हम लोग 8-9 महीने तक उसमें, अगर हम अगस्त के महीने में किसान भाई लगाते हैं तो अप्रैल मई तक उससे फल मिलता रहता है। और हमने देखा है कि एक पौधे से 20 से 25 किलोग्राम का फल मिलेगा और इससे अगर हम उपज को कुंटल या टन में बात करते हैं तो 160 से 180 टन प्रति हेक्टेयर की अगर हम कैलकुलेट करें तो औसत उपज हम लोगों के इस जो हमारे किस स्वर्ण अनमोल विकसित किया है इससे किसान भाइयों को मिल रही है। इसी तरह बैगन की उन्नतशील किस्में निकली हैं जो कि जीवाणु मुरझा रोग अवरोधी हैं। स्वर्ण श्यामली और स्वर्ण प्रतिभा तो पूरे क्षेत्र में काफ़ी बड़े पैमाने पे किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं और इसके फल की गुणवत्ता और आकार और रंग भी किसान भाइयों को बहुत आकर्षित कर रहा है। तो ये दोनों किस्में हमारे काफ़ी बड़े पैमाने पे किसान भाई कर रहे हैं। संकर की बात बैगन में भी होती है तो इसमें भी हम लोगों ने अपना स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण अजय किस्मों का विकास किया है। ये दोनों किस्मों की खेती करके किसान भाई बहुत अच्छा लाभ बरसात के मौसम में कमा सकते हैं। और सामान्य किस्म स्वर्ण शामली की खेती तो किसान भाई पूरे साल कर सकते हैं, जब चाहें उसको लगाएं और जब चाहें उससे पैदावार लें। तो ये सब कुछ प्रमुख योजनाएं या किस्में हैं जिनको हम लोगों ने विकसित किया है। हम ये जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार जो है आपको किस तरह की योजनाएं आपको देती हैं, आपके संस्थान को जो है वो प्रोवाइड कराती हैं और आप उसको किस तरीके से किसानों तक ले जाते हैं वो भी हम जरूर जानना चाहेंगे। खोज और अनुसंधान का कार्य और प्रसार का कार्य, तो अगर हम थोड़ा प्रसार के बारे में बता दें कि हमारे केंद्र पे किसान भाई, जो भी किसान भाई यहाँ पे प्रतिदिन आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते। किसान भाइयों को अगर बीज मिल जाए तो खुश हो जाते हैं कि बीज मिलने के बाद बाकी काम उनके लिए बहुत ही आसान रहता है।
तो हम लोग किसानों को पूरे वर्ष करीब जो भी हमारी प्रमुख सब्जियां हैं, चाहे टमाटर, बैगन, मिर्चा, शिमला मिर्च और दूसरी सब्जियों में जाते हैं तो दलहनी सब्जियों की बात हम करते हैं। मटर है, बोदी है, सेम है, फ्रांस बीन है। बेल वाली सब्जियों की बात करते हैं, कद्दू है, झिंगी है, निनुआ है, गोगरा है, सतपुतिया है और प्याज का बीज भी हम लोग, इन सब किस्मों का बीज तो किसान भाई आजकल तो सब्जियों की खेती पूरे वर्ष होती रह रही है, तो प्रतिदिन कुछ न कुछ किसान हमारे यहाँ आते हैं और उनको बीज यहाँ से उपलब्ध हम लोग कराते हैं। दूसरी बात है तकनीकी जानकारी। किसान भाई व्यक्तिगत रूप से भी आके लेते हैं और समूह भ्रमण में भी आते हैं किसान भाई। बहुत सारे किसान भाई समूह भ्रमण में आते हैं तो उनको उस रूप में हम लोग क्लासरूम में बैठा के उनको बताते हैं। इसके अलावा हम लोग 3 दिवसीय और 5 दिवसीय प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम किए हैं और कर भी रहे हैं। और अभी तो डॉक्टर साहब आपको रोकना चाहेंगे, एक बात मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि सब्सिडी भी जो है ना हमारे किसानों को मिलती है, तो वो कौन कौन सी सब्सिडी मिलती है और किस चीज़ के लिए मिलती है, वो भी हमारे किसान भाई जरूर जानना चाहिए। जहाँ तक सब्सिडी की बात है, हमारे केंद्र इस तरह की कोई योजना, सब्सिडी की योजना हमारे यहाँ से नहीं रहती है। अगर कोई राज्य सरकार या कोई संस्था, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, अगर वो किसानों को सब्सिडी या छूट पे या आधी दाम पे बीज उपलब्ध कराना चाहता है तो हमसे वो बीज जो हमारा दर होता है उसे खरीद के वो अपनी योजना से उनको छूट देता है। हम लोग सीधे किसान भाइयों को छूट नहीं दे सकते हैं, ऐसी कोई योजना हमारे पास नहीं है। हमारे पास तकनीकी ज्ञान मुफ्त में किसान भाई ले सकते हैं, कोई शुल्क उसका नहीं है। जो प्रशिक्षण में 3 और 5 दिवसीय में आते हैं तो उसको लोग स्पॉन्सर करते हैं। वो आयोजित प्रशिक्षण होते हैं, प्रायोजित प्रशिक्षण होते हैं तो उनमें भी उनको निःशुल्क होता है, लेकिन जो संस्था आयोजित करवाती है वो उसका फीस चुकता करती है। तो इस तरह से प्रतिदिन बहुत सारे किसान भाई लाभान्वित हो ही रहे हैं। और हम प्रतिदिन मासिक बैठक हर महीने में हम लोग करते हैं। हर महीने की 24 तारीख को किसान भाइयों के लिए हम लोग यहाँ कार्यक्रम रखते हैं। बहुत सारे किसान भाई, नए किसान भाई जुड़ते हैं और उनको हम लोग, विशेषता क्या है कि जो हमारे पुराने किसान भाई हो चुके हैं उन्हीं की भाषा में हमारे जो अच्छे किसान हैं या प्रगतिशील किसान हैं उनसे उनके चर्चा करवाते हैं। हम लोग भी अपनी बात को रखते हैं, लेकिन ज़्यादा समय हम प्रगतिशील या बड़े किसानों को देते हैं कि वो अपने छोटे भाई जो किसान जुड़ रहे हैं उनको बता करके उनके हौसले को बढ़ाएं, उनके ज्ञान को बढ़ाएं। तो इस तरह से एक अद्वितीय पहल हम लोग किए हुए हैं और हर महीने की 24 तारीख को जो भी किसान भाई मेरी बात सुन रहे हैं मैं उनको खुले मन से आमंत्रण देता हूँ और 24 तारीख को आकर के हम लोगों से जुड़े और अपने ज्ञान को बढ़ा करके लाभान्वित हो सकें। हम जाते जाते हम अपने डॉक्टर साहब का ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो इन्होंने इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाई है। डॉक्टर साहब इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे किसान भाइयों को दी है। धन्यवाद। जोहार किसान। वाकई ये जानकारी भी बहुत 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 उन्नत थी। हमको लगता है कि अब समय हमारा आज के अंक का समाप्त होने वाला है। बिल्कुल। तो हम आपसे विदा लें उससे पहले आप कागज़ कलम उठाइए और लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। पता तो आपने नोट कर ही लिया है किसान भाई बहनों, लेकिन खत अवश्य लिखिएगा। कृषि संबंधी किसी भी तरह की परेशानी हो या सुझाव देना हो, आप हमें खत लिखेंगे तभी हम आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो इसी के साथ हमें, मंगरा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।